अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। आप जानते हैं कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है आजकल, और हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, द स्कोप ऑफ फिज़िक्स, उसमें आजकल ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने न्यूक्लियर फिज़िक्स के हवाले से बात की थी, तो क्या ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आप लोगों ने अब तक जो कुछ स्टडी किया है वो भरपूर तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो दी स्कोप ऑफ फिज़िक्स यानी चैप्टर नंबर 1 के हवाले से ही है। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 में मज़ीद कुछ ब्रांचेस स्टडी करेंगे। तो आज देखिए, सबसे पहली ब्रांच कौन सी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स से क्या मुराद होती है, थोड़ा सा इसको समझिए। जो टर्म आपको लिखी हुई नज़र आ रही है स्क्रीन पर, इस पे दो ग्रीक वर्ड्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है थर्म, और दूसरा वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है डायनेमिक्स। थर्म ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है हीट, और इसको इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर भी इस्तेमाल किया जाता है। डायनेमिक्स भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मतलब वैसे तो पावर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको पावर के बजाय मोशन या फ्लो के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स लफ्ज़ी तर्जुमा क्या हो गया, हरारत की हरकत। थर्म का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या बताया मैंने आपको, हीट। हीट यानी कि हरारत, लेकिन कभी कभी इसको हम टेम्परेचर के तौर पर भी ले रहे होते हैं। डायनेमिक्स का लफ्ज़ी तर्जुमा मैंने आपको बताया वैसे तो पावर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको मोशन या फ्लो के तौर पर लेंगे। तो लफ्ज़ी तर्जुमा क्या हो जाएगा, मोशन या फ्लो ऑफ हीट मीन्स हरारत की हरकत, जिसको उर्दू में कहा जाता है हरकियात। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिस पर हीट एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। हीट एनर्जी का बिहेवियर, हीट एनर्जी का कैरेक्टर, हीट एनर्जी की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे होते हैं, जबकि हीट ट्रांसफ़र हो रही हो किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में, या किसी एक रीजन से किसी दूसरे रीजन में। तो जब हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो जो भी तब्दीली रोनुमा हो रही होती है एनर्जी की सूरत में, या हमें उस हवाले से जो भी वर्क डन मिल रहा होता है, उसको हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं, आमतौर पर थर्मोडायनेमिक्स में। इसकी बुनियादी तौर पर दो तरह के लॉस में, पहले लॉ की 4 एप्लीकेशंस हैं जो आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जिनमें से 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और आगे चलकर सेकेंड ईयर की फिजिक्स में 4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो आप वहाँ पर इन डिटेल इनकी एप्लीकेशंस डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ रही है। पहले इस डेफिनेशन को मज़ीद देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ कहा जा रहा है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस that deals with the relation between heat and other forms of energy। ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे होते हैं हीट एनर्जी और एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स के दरमियान। वो जो दूसरी फॉर्म होती है एनर्जी की, वो मैकेनिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, और केमिकल भी हो सकती है। जब किसी सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो उस एनर्जी को चेंज जो है होते हुए आप देख रहे होते हैं, वो मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। इसके अलावा और अदर फॉर्म भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब किसी सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो जो भी वर्क डन हो रहा होता है, उस वर्क डन को भी हम थर्मोडायनेमिक्स में कंसीडर कर रहे होते हैं। जब आप कुछ बना रहे होते हैं, ख़ास तौर पर फर्स्ट कीजिए आप दूध गर्म कर रहे हैं, तो दूध गर्म करने के लिए क्या किया जाता है, दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख देते हैं। तो एक मखसूस किस्म की एनर्जी है जो चूल्हे के ज़रिए बर्तन में और बर्तन से होते हुए दूध में दाखिल हो रही होती है। वो मखसूस किस्म की एनर्जी क्या कहलाती है, हीट एनर्जी। और वो चूँकि एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लिहाजा उसको कहा जाता है एक्सटर्नल हीट एनर्जी। आमतौर पर फिजिक्स में एक्सटर्नल हीट एनर्जी को कैपिटल क्यू से जाहिर किया जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, इसमें देखिए कैपिटल क्यू, ये बेसिकली एक्सटर्नल हीट एनर्जी है। जब हीट एनर्जी चूल्हे से बर्तन के ज़रिए दूध में दाखिल होगी, तो दूध पे जाने के बाद वो क्या बन जाएगी, इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर जो डेल्टा यू नज़र आ रहा है, ये बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और फिजिक्स में आम तौर पर इंटरनल एनर्जी को यू से जाहिर किया जाता है। तो डेल्टा यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब दूध गर्म होना शुरू हो गया, बॉयल्ड हो गया, कोई ना कोई वर्क हुआ, तो वर्क डन को आप किससे जाहिर कर देंगे, डब्ल्यू से।
यानी अगर मैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, जिसको आप सेकेंड के फिजिक्स में इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे, तो वो होती है डेल क्यू, यानी जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफे का सबब बनती है और साथ में कुछ न कुछ वर्क डन होता हुआ आपको नजर आ रहा होता है। तो डेल क्यू बराबर हो जाता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। जब हम डेल यू की वैल्यू निकालेंगे तो डेफिनेटली वर्क डन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और अगर क्यू के साथ डेल्टा हटा दें तो ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई नजर आ रही है कुछ यही एक्सप्रेशन बन जाएगी। यानी किसी भी सिस्टम को जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में यूटिलाइज हो रही होती है। ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट भी है। आप इसको तफसील से सेकेंड की फिजिक्स में और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 में दो एप्लीकेशन के तौर पर तफसील से डिस्कस कर लेंगे। मजीद हम इसको किस अंदाज में स्टडी कर सकते हैं वो अंदाज भी देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर इसका एक और कॉन्सेप्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इट डील्स विद हीट, वर्क एंड टेम्परेचर। डेफिनेटली जब आप किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई वर्क हो रहा होता है इंटरनल एनर्जी में इजाफे के साथ साथ, और डेफिनेटली जब इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी वहां पर आ जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट, वर्क और टेम्परेचर तीनों ही लिहाज से बैक वक्त बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ इस डायग्राम में देखिए टेम्परेचर और हीट के हवाले से आपको बताया गया है। ये टेम्परेचर और हीट का जो डिफरेंस होता है ये आप थ्योरी में ही तफसील से डिस्कस करेंगे। यहाँ मुख्तसरन आपको बता देता हूँ, चूँकि यहाँ इन दोनों को कंपेयर करते हुए दिखाया गया है कि जब आप किसी भी सिस्टम को टच करते हैं, सेंस करते हैं, तो सेंसेशन ऑफ हॉटनेस या सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस क्या बन जाता है? हीट। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसी सब्सटेंस के अंदर कितनी हीट एनर्जी मौजूद है तो अब आप क्या करते हैं? थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वो थर्मोमीटर हीट एनर्जी की ग्रेडिंग बता रहा होता है, यानी लेवल ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, स्टैंडर्ड ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, इसको क्या कहा जाएगा? टेम्परेचर। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हीट एक ऐसी एनर्जी है जो हायर टेम्परेचर लेवल से लोअर टेम्परेचर लेवल तक ट्रांसफर हो रही होती है। जैसे कि सूरज निकलता है तो सूरज की शुआएं धूप की सूरत में जमीन पर पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो सूरज एक हॉट बॉडी है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और जमीन सूरज के मुकाबले में एक कोल्ड बॉडी है यानी सिंक है क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। तो हीट एनर्जी सूरज से जमीन तक पहुंच रही है, मतलब हायर टेम्परेचर लेवल से लोअर टेम्परेचर लेवल तक ट्रांसफर हो रही है। तो कोई भी ऐसी एनर्जी जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर लेवल तक ट्रांसफर हो रही हो उसको क्या कहा जाएगा? हीट। जबकि टेम्परेचर इस सूरत में ऐसा मैकेनिज्म बन जाएगा जो ये बता रहा होता है कि इन विच डायरेक्शन हीट एनर्जी इज फ्लोइंग। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बुनियादी तौर पर हीट, वर्क और टेम्परेचर तीनों ही के हवाले से साइमल्टेनियस वे में बात कर रहे होते हैं। मजीद देखते हैं कि मजीद इसको हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ डेफिनेशन लिखने का मकसद ये है कि किसी भी लिहाज से अगर एमसीक्यूज की सूरत में पूछ लिया जाए तो आप आंसर बासानी दे सकें और आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तौर पर क्लियर हो सके। तो यहाँ देखिए एक और कॉन्सेप्ट अब आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। In particular, it describes how thermal energy is converted to and from other forms of energy and how it affects matter. थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप एनर्जी के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के बारे में स्टडी कर रहे थे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी दूध के गर्म होने की, तो हीट एनर्जी चूल्हे से कहाँ जा रही थी? बर्तन के अंदर, और दूध में दाखिल हो रही थी। बिल्कुल इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपको दी सूरज और जमीन के हवाले से, तो सूरज से हीट एनर्जी निकलकर जमीन तक पहुंच रही थी, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। In particular, it describes how thermal energy is converted to and from other form of energy. थर्मल एनर्जी किस तरह एक एनर्जी से दूसरी फॉर्म में, या दूसरी एनर्जी किस तरह एक फॉर्म से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, उसको भी हम स्टडी कर रहे होते हैं, और किस तरह से मैटर के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है। देखिए बर्फ रेफ्रिजरेटर के अंदर मौजूद है, आप उसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं तो सराउंडिंग की हीट एनर्जी बर्फ में दाखिल हो रही होती है।
ठीक है ना, और बर्फ के अंदर तब्दीली लाने का सबब बनती है, बर्फ मेल्ट होना शुरू होती है और फिर सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, लिक्विड स्टेट में। तो मैटर के ऊपर किस तरह का इफेक्ट होता है एनर्जी के ट्रांसफर होने की सूरत में, उसको भी हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर बर्फ पानी बन गया, पानी को अगर आप चूल्हे पर रखेंगे और हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वही पानी वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, स्टीम बनकर गैसेस हालत में आकर उड़ना शुरू हो जाएगा। तो पानी अपनी स्टेट तब्दील करेगा, गैसेस स्टेट पर चला जाएगा। तो इसको भी हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में ही स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताई गई है। यहाँ आपको एक सिस्टम दिखाया गया है मुख्तलिफ अंदाज में, किस तरह कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट एनर्जी जा रही होती है। वर्किंग बॉडी दिखाई गई है, एक छोटा सा इंजन आपको दिखाया गया है, और इसी तरीके से पिस्टन है, जब वर्क डन हो रहा होता है, पिस्टन मूव कर रहा होता है तो किस तरह की तब्दीली आ रही होती है वर्किंग सब्सटेंस में। और यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है। तो हीट एनर्जी के फ्लो के नतीजे में जो भी वर्क हो रहा होता है, जो भी टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा होता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ किसी भी मैटर में जिस तरह की तब्दीली रोनुमा हो रही होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आप फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी कर रहे होते हैं उसको आप क्या कह देंगे, थर्मोडायनेमिक्स। तो उम्मीद है कि आपने पिक किया होगा मुख्तसर से कॉन्सेप्ट को। इन डिटेल आप चैप्टर में जब जाएंगे वहीं पर ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच जो आपको लिखी हुई नजर आ रही है वो है एक्यूस्टिक। एक्यूस्टिक बेसिकली क्या है, हम अपनी रियल लाइफ में मुख्तलिफ एनर्जीज के साथ साथ साउंड एनर्जी को भी रियल लाइफ में बहुत बड़े पैमाने पर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इससे हमारा वास्ता रहता है। मैं अगर बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं तो ये एक मखसूस एनर्जी की सूरत में मुमकिन हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, साउंड एनर्जी। तो एक्रोस्टिक बेसिकली कुछ ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड। मुख्तलिफ डिवाइसेस, मुख्तलिफ सोर्स जिनके ज़रिए से साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो और उस साउंड को प्रोड्यूस करने के बाद आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल करके आपका मकसद क्या है कि साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए, मतलब कि साउंड एनर्जी का ट्रांसमिशन आ गया। और जाहिर है कि जब साउंड एनर्जी को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो दूसरी जगह पर जाकर वो साउंड वेव्स रिसीव हो रही होंगी, तो रिसेप्शन हो गया। और फिर बीच में साउंड का जो भी इफेक्ट हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी कर रहे होते हैं उसको क्या कहा जाएगा, अकॉस्टिक। मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं तो मेरी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है और फिर एक कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए कंट्रोल करके आप तक उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। आप लोग मेरी आवाज़ को रिसीव कर रहे हैं और जो साउंड का इफेक्ट इस दौरान जनरेट हो रहा है या प्रोपेगेट कर रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है कंट्रोल्ड वे में, ये सारे का सारा बिहेवियर क्या बन जाएगा, अकोस्टिक बन जाएगा। आगे चलते हैं। अकोस्टिक के बारे में ये याद रखिएगा कि ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव की गई टर्म है। और ग्रीक लैंग्वेज की कौन सी टर्म है, एकोस्टॉस। यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है AKOUSTOS, एकोस्टॉस। ये ग्रीक लैंग्वेज की टर्म है जिसका मतलब होता है हेयर्ड, यानी सुना गया। ठीक है ना। तो साउंड वेव्स के लिहाज से जो एकोस्टिक एक ब्रांच है वो बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव की गई है। यहां पर देखिए तो आपको एक सोर्स दिखाई जा रही है डायग्राम के अंदर। उस डायग्राम में आपको ये दिखाया जा रहा है कि साउंड वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं सोर्स में से, और ये जो रेड कलर का कर्व आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली ओरिजिनल साउंड वेव्स हैं जो सोर्स से निकलकर किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही हैं, और जब ऑब्जेक्ट से जाकर टकराती हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की ब्रोकन रेज आपको दिखाई गई हैं ये रिफ्लेक्टेड वेज हैं जो वापस सोर्स की तरफ आ रही हैं। तो साउंड जब किसी सोर्स से निकलता है और किसी रीजन में जाकर प्रोपेगेट कर रहा होता है और फिर किसी ऑब्स्टेकल या रुकावट या ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो किस तरह से बिहेवियर चेंज हो रहा होता है उसको भी हम किस में स्टडी करते हैं, अकोस्टिक में स्टडी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपनी रियल लाइफ में, जैसा कि मैंने कहा कि मुख्तलिफ एनर्जीज या मुख्तलिफ वेव्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो साउंड के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी कि इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी फिजिकल मटेरियल या मीडियम का होना ज़रूरी होता है। बगैर किसी फिजिकल मटेरियल या मीडियम की ये साउंड वेव्स प्रोपेगेट नहीं कर रही होती क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं।
अच्छा, इसके साथ साथ अगर ये मैकेनिकल वेव्स हैं और प्रोपेगेट कर रही हैं तो किस टाइप की मैकेनिकल वेव्स हैं उसको भी हम एकॉस्टिक में स्टडी करते हैं। मतलब जो बुनियादी तौर पर मैकेनिकल वेव्स हैं वो कितनी तरह की हैं, दो तरह की आप जानते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। स्ट्रक्चर के लिहाज से हम उसको बुनियादी तौर पर दो तरह से कैटेगराइज कर रहे होते हैं। तो साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं, ऐसी वेव्स हैं जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के पैरेलल मूव कर रहे होते हैं। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रांसफर हो रही होगी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे होते हैं, और इनमें दो तरह की तब्दीलियां रोनुमा हो रही होती हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में। तो ये सारा का सारा बिहेवियर हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे वो ब्रांच क्या कहलाएगी, एक्रोस्टिक। इसी तरीके से यहाँ देखिए तो एक और अंदाज में आपको इसको डिफाइन होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये स्क्रीन पर देखिए एक्रोस्टिक की एक और डेफिनेशन नजर आ रही है। एक्रोस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। गैस, लिक्विड और सॉलिड में जो मैकेनिकल वेव्स साउंड वेव्स की सूरत में ट्रैवल कर रही होती हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनका कैरेक्टर क्या होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी रफ्तार में किस तरह की तब्दीली आ रही होती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एक दूसरे में किस तरह चेंज हो रहे होते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये सारी की सारी चीजें हम वाइब्रेशन की सूरत में साउंड, अल्ट्रासाउंड या इंफ्रा साउंड के अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जो डेफिनेशन आपको लिखी हुई नजर आ रही है उसमें वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि साउंड, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड यानी तीन मखसूस जो आवाज़ की टाइप है उनका जिक्र किया आ रहा है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज डिफर कर रही होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। एक आम इंसानी कान यानी मैं और आप 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। वो साउंड वेव्स जो कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती हैं उनको क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक यानी अल्ट्रासाउंड। वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक यानी कि इंफ्रासाउंड। और 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान की जो आवाज़ होती है ये नॉर्मल साउंड कहलाती है। एक आम इंसानी कान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। साउंड वेव्स जब सॉलिड, लिक्विड और गैस में प्रोपेगेट कर रही होती हैं तो किस तरह की तब्दीली आती है वो तब्दीली भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चूँकि मैकेनिकल वेव्स हैं लिहाजा स्ट्रक्चर पर काफ़ी हद तक डिपेंड कर रही होती हैं। पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट में इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो जब साउंड वेव्स गैस, सॉलिड या लिक्विड के अंदर से प्रोपेगेट कर रही होती हैं तो किस तरह की तब्दीली रोनुमा होती है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए साउंड वेव्स सॉलिड के अंदर प्रोपेगेट कर रही है। सॉलिड की जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। सबसे ज़्यादा जो रफ्तार होती है साउंड की वो सॉलिड के अंदर होती है। फिर देखिए यहाँ साउंड वेव्स जब सॉलिड में प्रोपेगेट कर रही है तो गैप आपको बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहा है। इससे जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं लिक्विड को तो लिक्विड में देखें जो ब्लू मोड आपको दिखाया गया है, मोड ऑफ प्रोपेगेशन, वहां पर गैप आपको सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड की रफ्तार सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड में कम होगी क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े फासले पर होते हैं। और जब गैस की बात करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर फैले हुए होते हैं, लिहाजा इनका कोई ज्योमेट्रिकल या इलास्टिक स्ट्रक्चर मुमकिन नहीं हो पाता। यही वजह है कि गैस के अंदर साउंड की रफ्तार सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा जो साउंड वेव की रफ्तार होती है वो कौन से मटेरियल में आप ऑब्जर्व करेंगे, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। तो यहाँ पर जो अभी हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव के हवाले से वो चीज़ आपको दिखाई गई है। मज़ीद देखते हैं मज़ीद जो साउंड वेव्स का बिहेवियर है। इसके साथ साथ स्टूडेंट एक चीज़ और वो ये कि जब हम ऑडिटोरियम वगैरह में बैठे हुए होते हैं या सिनेमा हॉल वगैरह में हम जाकर कोई मूवी वगैरह देख रहे होते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि साउंड का इफेक्ट कुछ और होता है। और फिर आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी कि जब आप किसी एम्प्टी रीजन में खड़े होकर लाउड शाउट करते हैं तो आपकी आवाज़ निकलती है और फिर टकराकर वापस सुनाई दे रही थी, जिसको हम बोलते हैं एको। ये सारा का सारा बिहेवियर हम एकॉस्टिक में ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट ब्रांच क्या है। नेक्स्ट ब्रांच जो अब आपको नजर आ रही है वो क्या है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखी हुई नजर आ रही है। पहले डेफिनेशन को देखते हैं फिर इसके हवाले से हम तफसील से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट।
ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट का बिहेवियर वगैरह स्टडी कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग इट्स इंटरेक्शन विथ मैटर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट यूज और डिटेक्टेड। मैटर के साथ जो लाइट का इंटरेक्शन होता है, यानी लाइट जब किसी शाइनिंग सरफेस पर जाकर टकराएगी तो क्या बिहेवियर होगा, जब लाइट किसी रफ सरफेस पर जाकर टकराएगी तो क्या होगा, जब लाइट किसी ओपेक बॉडी में जाकर टकराएगी तो क्या होगा, जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर जाकर टकराएगी तो क्या होगा। यानी जो इंटरेक्शन होता है लाइट एनर्जी का मैटर के साथ, उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। और वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जो हमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को देखने के काबिल बना रही होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मिरर और लेंस, और फिर मिरर और लेंस के डिफरेंट यूजेस, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और पेरिस्कोप वगैरह की सूरत में और दीगर डिवाइसेस की सूरत में। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इमेज फॉर्मेशन में अपना बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, उसको भी हम किस में स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स में। यहाँ पर देखिए एक सेंसर दिखाया गया है, वहाँ से लाइट रेज निकल रही है, सोर्स दिखाई गई है। फिर आगे कुछ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया जिसमें होल है, वहाँ से लाइट रेज पास होते हुए अपने टारगेट की तरफ जा रही है। अब फर्ज कीजिए कि जो स्पॉट साइज है जहाँ पर आपने टारगेट सेट किया हुआ है, अगर टारगेट उस स्पॉट साइज से बड़ा होगा तो जाहिर है कि बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। अगर टारगेट और स्पॉट साइज दोनों बराबर होंगे तो डेफिनेटली उसको हम फेयर मानते हैं, और अगर टारगेट छोटा होगा स्पॉट के मुकाबले में जिस चीज़ को आपने हिट करना है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाता है बिहेवियर। तो यहाँ पर कुछ उस तरह से बताया गया, ये मैं आपको मुख्तसरन बता रहा हूँ, तफसील से आप जो चैप्टर में इसके कॉन्सेप्ट को स्टडी कर सकते हैं कि इसका आखिर पर्पस क्या और इसका मकसद, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आगे एक और डेफिनेशन देखिए, तो ऑप्टिक्स की एक और डेफिनेशन अब आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नजर आ रही है, और वो डेफिनेशन क्या है, लिखा हुआ है ऑप्टिक्स साइंस कंसर्न विद द ट्रांसमिशन, प्रोपेगेशन, सबसे पहली चीज क्या नजर आई आपको, ट्रांसमिशन, फिर प्रोपेगेशन, फिर रिसेप्शन ऑफ लाइट, द चेंजेस दैट इट अंडरगोज एंड प्रोड्यूसेस। लाइट रेज किसी सोर्स से निकलती है तो जाहिर है आप उसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। जब लाइट रेज ट्रांसमिट होंगी तो डेफिनेटली सोर्स से निकलकर कहीं ना कहीं तो जाएंगी, इट मीन्स प्रोपेगेशन आ गया। और जब कहीं ना कहीं जा रही तो वहां पर जाकर रिसीव भी होंगी, मीन्स रिसेप्शन आ गया। और फिर जो तब्दीली वक्त गुजरने के साथ साथ इस दौरान आ रही होती है, उसको आप किस में स्टडी कर रहे होती हैं, ऑप्टिक्स में। ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स में बेसिकली लाइट के बिहेवियर को आप ट्रांसमिशन, प्रोपेगेशन और रिसेप्शन की सूरत में भी स्टडी कर रहे होते हैं। चांद में से रोशनी निकल रही है और वो रोशनी टेलीस्कोप में लगे हुए लेंस के जरिए दाखिल होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो अब चांद का इमेज किस तरह का होगा, माइक्रोस्कोप के जरिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख रहे होते हैं जिसके लिए लाइट का होना जरूरी है और ऑप्टिकल डिवाइस यानी लेंस का होना भी जरूरी है। तो वो स्लाइड जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने प्लेस किया हुआ होता है, वहां पर लाइट रेज जाकर टकराती हैं, फिर लेंस में दाखिल होती है, प्रोपेगेट करती हैं, इमेज फॉर्म होता है, उसके जरिए से होती हुई हमारी आंखों में दाखिल हो रही होती है। तो हमारे रेटिना पर वो लाइट रेज रिसीव हो रही होती है, हमें इमेज नजर आ रहा होता है। तो ये सारा का सारा बिहेवियर और फिर जो चेंज आ रहा होता है कि इमेज कभी राइट आपको लेफ्ट नजर आ रहा होता है, लेफ्ट आपको राइट नजर आ रहा होता है, कभी अप साइड आपको डाउन नजर आ रही होती है, कभी डाउन साइड आपको अप नजर आ रही होती है, यानी इमेज की जो नेचर होती है। और कभी इमेज आपको छोटी नजर आ रही होती है और कभी इक्वल साइज की और कभी बड़ी नजर आ रही होती है। तो ये सारी की सारी जो तब्दीली रोनुमा हो रही होती है, इसको भी हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं, ऑप्टिक्स में। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आपको व्हाइट लाइट दिखाई गई है। ये व्हाइट लाइट प्रिज्म पर जाकर फॉल कर रही है और जब ये प्रिज्म में दाखिल होती है और फिर वहां से इमर्ज होती है तो 7 मुख्तलिफ कलर्स का पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ रहा होता है। ये 7 मुख्तलिफ कलर का जो पैटर्न है ये बेसिकली लाइट के डिस्पर्स होने की सूरत में नजर आ रहा है और इसको हम क्या कहते हैं आमतौर पर स्पेक्ट्रम। और ये पैटर्न क्या कहलाता है, विबग्योर पैटर्न, इसको हम अपनी आसानी के लिए कह देते हैं विबग्योर। विबग्योर भी कह सकते हैं, उल्टा पढ़े तो उसको रॉयगविव भी पढ़ा जाता है। ये विबग्योर आखिर क्या चीज है, विबग्योर का मतलब हो गया, सबसे पहले देखिए वी लिखा आ रहा है मींस वायलेट। तो यहाँ देखिए डायग्राम में आपको जो नजर आ रही है सबसे कम वेवलेंथ वो किसकी नजर आ रही है, वायलेट लाइट की। उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड आखिर में रेड। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, और सबसे ज्यादा कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की।
या यूँ कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वायलेट की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेड की। तो ये जो विबग्योर पैटर्न आपको नज़र आ रहा है प्रिज्म के जरिए स्पेक्ट्रम और डिस्पर्शन की सूरत में, ये भी हम किस ब्रांच में स्टडी कर रहे होते हैं, ऑप्टिक्स में। दो मेजर ब्रांच जो होती हैं ऑप्टिकल फिजिक्स की, उसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दो मेजर ब्रांचेस में से एक तो होती है फिजिकल ऑप्टिक्स। यहाँ स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है फिजिकल ऑप्टिक्स। ये फिजिकल ऑप्टिक्स आखिर क्या चीज़ है? फिजिकल ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लाइट रेज की नेचर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं, लाइट का स्ट्रक्चर किस तरह का है, लाइट अगर मैकेनिकल वेव है तो किस टाइप के मैकेनिकल वेव है। हमने थोड़ी देर पहले साउंड के लिहाज से भी बात की, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लेकिन जब हम लाइट की बात कर रहे होते हैं तो लाइट वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की हामिल होती हैं। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आपको अब बनाता हुआ दिखा रहा हूँ मैं, इसमें क्रेस्ट नजर आ रहा होता है, अपर हाफ पार्ट क्या होता है, क्रेस्ट, लोअर हाफ पार्ट क्या कहलाता है, ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ पर कंसिस्ट कर रही होती हैं, साथ में नोड और एंटी नोड्स ही बनते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो अगर आप लाइट का स्ट्रक्चर, लाइट की नेचर या लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहें तो फिजिक्स की इस ब्रांच को आप क्या कह देंगे, ऑप्टिकल फिजिक्स। तो पहली ब्रांच जो आपको यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है, सॉरी, ये कहलाएगी फिजिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल फिजिक्स की इस ब्रांच को आप क्या कह देंगे, फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसमें आप लाइट की नेचर या प्रॉपर्टीज या प्राइमरी बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। दूसरी ब्रांच आपको जो नजर आ रही है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री पर गौर करें। ज्योमेट्री क्या होती है? अगर आप कंस्ट्रक्शन डिजाइन करना चाहें, इमेज फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना चाहें विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, या वो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस आप ड्रॉ करना चाहें जो इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं, जैसे कि लेंस। फिर लेंस को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं टेलीस्कोप के अंदर, लेंस को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह के अंदर। तो इमेज फॉर्मेशन जो होता है लेंस या मिरर के जरिए या ऐसी डिवाइसेस को जब आप स्टडी कर रहे होते हैं और इन कैरेक्टर्स को आप समझते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की नेचर क्या होगी, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, रियल इमेज होगी या वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी, किस तरह की इमेज होगी। ये सारी की सारी चीज़ें आप जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इमेज के कैरेक्टर के हवाले से आपको बता दूं कि रियल और इन्वर्टेड या वर्चुअल और इरेक्ट बिहेवियर होता है। इसको इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के टॉपिक में स्टडी करेंगे। और जहां तक बात है फिजिकल ऑप्टिक्स की, तो लाइट का बिहेवियर, लाइट का कैरेक्टर, इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, पोलराइजेशन वगैरह की सूरत में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इसको इन डिटेल चैप्टर नंबर 9 में, जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो कुछ हमने स्टडी किया है फिजिक्स की 3 ब्रांचेस के हवाले से वो आपने बखूबी पिक किया होगा। अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप उसको नोट कीजिए और बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। बार बार इन स्लाइड्स को देखिए, क्योंकि जो साउंड के हवाले से हमने बात की एक्रोस्टिक में और फिर लाइट के हवाले से हमने बात की ऑप्टिक्स में, इन दोनों का ताल्लुक हमारी कोर्स आउटलाइन से है। हम चैप्टर नंबर 8 में साउंड के हवाले से तफसील से बात करेंगे और इसी तरह चैप्टर नंबर 9 और 10 में लाइट के हवाले से तफसील से बात करेंगे। और ये तीनों ही चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एमसीक्यूज बल्कि लॉजिकल, रीजनिंग या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के लिहाज से भी और डिटेल क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों चैप्टर्स। इन तीनों चैप्टर्स को स्टडी करने के लिए ज़रूरत है कि अकोस्टिक और ऑप्टिक्स इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बार बार इन स्लाइड्स को देखिए, बार बार इस लेक्चर को सुनिए। अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, तो आप बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, बाकी जो कुछ ब्रांचेस रह गई हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टाइम हम उनके हवाले से तफसील से बात कर लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।